भोलेनाथ दोस्तों, 10:36 हो गए। 10:36 PM 1 फरवरी 2022 और आज मंगलवार का दिन है, 1 फरवरी 2022, 10:36। और सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। तो दोस्तों, आज एक यूनियन बजट का दिन था, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि मार्केट का मार्केट की दिवाली होती है। जैसे हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली है, वैसे ही स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल बजट होता है, जहां पूरे साल की प्लानिंग की जाती है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी इस साल में और कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। उसका लेखा जोखा, और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। अगर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो फिस्कल डेफिसिट होगा, और रेवेन्यू अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो फिस्कल गेन होगा। ठीक है। यानी कि आप कुछ कम शब्दों में समझो तो, जैसे आप अपने प्रॉफिट लॉस का हिसाब बनाते हो, प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा है तो आप नेट प्रॉफिट बोलते हो उसको, और लॉस अगर प्रॉफिट से ज़्यादा तो आप नेट लॉस बोलते हो। वैसे ही फिस्कल डेफिसिट होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे सीधे पहले चार्ट पे निफ्टी के, फिर हम आगे की बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा और होशियारी में स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आप किसी किसी लल्लू पंजू का वीडियो नहीं देख रहे हो, याद रखिएगा, है ना। हर एक वीडियो की भी कीमत है यहाँ पे। और न कोई आपको मैं बजट के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे चैनल तो अपना चैनल चलाने के लिए बजट में क्या बोला मैडम ने, उस पर भी वीडियो बनाते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट साबित करते हैं। अबे वो क्या है, कोई जगह जाओ, एक आर्टिकल पढ़ लो, हो गया। तो निफ्टी आज आप देखो, बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग दिया है 576 की, जो कि आज सारे ईएमएस से ऊपर क्लोजिंग है। 10 ईएमएस से ऊपर है 513। सॉरी, ये वीकली निकल गया, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। फिर भी वो ज़्यादा ही है। आज तो रॉकेट बना भाई। हाँ, ये डेली चार्ट है, इसमें आप देखो एक रॉकेट जैसा अपसाइड हुआ है। मतलब प्योरली जो आज नीचे आया था, इसको रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस बोलते हैं। मार्केट खुला यहाँ था, ठीक है, दिन के दौरान 17,200 के करीब लो गया, लेकिन वापस से खींच के ओपनिंग से भी ऊपर लेके आया, यानी कि रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस। ठीक है। इसको आप एक ऊपर की तरफ तो हैमर बनता नहीं है, तो आप इसको एक रिजेक्शन कैंडल बोल सकते हो। रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन बुलिश कैंडल। ना तो इसको आप हैमर बोल सकते हो, ना आप इसको हैंगिंग मैन बोल सकते हो। ठीक है। और ना ही इसको आप ड्रैगन फ्लाइट, इसको आप रिजेक्शन बुलिश कैंडल बोलिए। रिजेक्शन बुलिश कैंडल कैसे हो गया? ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, और लो इतना नीचे बनाया, फिर भी प्राइस ओपनिंग से ऊपर लाके क्लोज किया हाई के नज़दीक। ठीक है। तो बुलिश रिजेक्शन कैंडल है, रिजेक्शन बुलिश कैंडल। तो अब आ जाइए, आज का हाई लो की बात कर लेते हैं। आज का ओपनिंग हुई 529, 529, 622 का हाई बनाया, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया था 622 क्यों क्यों आएगा। एडवांस में 9:26 पे लिख दिया था कि आज का हाई ये बनेगा, और 580 से लेकर 600 के बीच आपको काटना है, और फिर से जब 300 मिलेगा तो आपको खरीदना है। तो आप देखिए लो कितना बनाया वापस, 244। ये सब मैंने 9:26 पे लिख दिया था, जबकि बजट 11 बजे था। तो ये सब होता है टेक्निकल का पावर। आज क्या हुआ, क्लोजिंग जो आई है 576 आई है। अब 576 क्यों अच्छी क्लोजिंग बोलूँगा मैं? 483 के ऊपर है, जो 10 EM है,
20 EMA 563 है, उसके भी ऊपर है। 50 EMA 546 है, उसके भी ऊपर है। 100 EMA 352 है, उसके भी ऊपर है। और 200 EMA 16,658 है, 16,658, उसके भी काफ़ी ऊपर है। यानी कि सभी EMAs के ऊपर क्लोज किया है, 10, 20, 50, 100, 200। वेरी बुलिश साइड। कल आप आराम से ये मान के चलो 17,800 की तरफ जा सकते हो, ऐसा सिग्नल ये दे रहा है। ठीक है, तो कल के दिन 700 को भी पार कर लिया तो समझ जाना, सॉरी 17,800 निकल गया, 750 तक कल आपको दर्शन करा सकता है। ये सिग्नल यही दे रहा है। अब आज ये इस वीक को तो हमने पार कर दिया। ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी थी इसके ऊपर हम आ चुके हैं। ठीक है, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी थी, दिस वन। अब आज ये जो डोजी कैंडल थी इसका हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके हाई के ऊपर हमको क्लोज करना जरूरी है फर्दर तेजी के लिए। इस बड़ी रेड कैंडल का हाई कितना है, इस डोजी कैंडल का हाई कितना है जो बीच में बनी थी लॉन्ग लेग डोजी, 17,707, 17,708। अगर इसके ऊपर कल क्लोजिंग आ जाती है तो आपको 18,000 2 दिन में ही दिखा देगा। तो आप लोग इस इंपॉर्टेंट फिगर को लिख लीजिए। कल ये एक दबाव का काम करेगा, 17,708, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके ऊपर अगर निकल गया कल तो आपको 18,000 हो सकता है परसों ही दिखा दे या फ्राइडे को दिखा दे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ से लाया मैंने, मैं हर चीज़ आपको लॉजिक देता हूँ, इस कैंडल का लॉजिक है। क्योंकि इसके पहले जो 3 रेड कैंडल बनी थी, 3 ब्लैक क्रोज, तो हम जब तक इस कैंडल को पार नहीं करेंगे हम इस टेरिटरी में नहीं घुसेंगे। जो 3 ब्लैक क्रोज की टेरिटरी है इसमें हम नहीं घुसेंगे जब तक हम इस लॉन्ग लेग डोजी का, ये जो लॉन्ग लेग डोजी बनी थी इसका हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ थोड़ा क्लियर करके। ये जो लॉन्ग लेग डोजी बना था 3 ब्लैक क्रोज के बाद, 1, 2, 3, 3 रेड कैंडल के बाद इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया तो हम उस टेरिटरी में घुस जाएंगे जहां से मंदी आई थी। ठीक है, तो फिर से हम यहां तक आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देखते हैं क्या हुआ आज। पहले तो हम थोड़ा बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही रॉकेट बना, आप देखिए रिजेक्शन बुलिश कैंडल ही बनी है। तो बैंक निफ्टी तो मैंने कब से बोल रखा था, आपको याद ही होगा। बैंक निफ्टी तो देखिए सारी ईएमएस के ऊपर क्लोज भी किया है। आज की क्लोजिंग है 38,505, वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक ट्रेंड लाइन से समझा देता हूँ। इट इज ए ब्रेकआउट। आज ब्रेकआउट आ गया बैंक निफ्टी में, आप समझो इसको, ठीक से समझिएगा। ये हाई को मैंने टच किया, इस हाई से मैंने इस हाई को टच किया और ये एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर क्लोज किया। तो आज एक ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी में, बड़ा ब्रेकआउट मानेगा इसको हम, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो एटलीस्ट कितना टारगेट बनता है, एटलीस्ट वो हम इस ट्रेंड लाइन से निकालेंगे, इतना टारगेट एटलीस्ट बनता है। ये टारगेट आता है 35,700 के करीब, 39,700 के करीब। ठीक है, तो बैंक निफ्टी सुपर बुलिश है, निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि ये क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका। अब आज ये थोड़ा सा हम आज एफआईज डीआईज के डाटाज देख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे फोटो डाल रखी है आपके लिए। आज हमारे एफआईज को क्या हो गया, हमारे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, क्या हुआ रे एफआईज, आज तुम्हारा 21 करोड़। ये तो हमारे कोई छोटा मोटा रिटेलर कर देता आजकल। इतना सही सेलिंग किया आज, क्या बात हो गई, थक गए क्या, या घड़े से पानी खत्म हो गया तुम्हारे।
और आज हमारे डीआई ने तो इसको तमाचा मारा है। इसने 21-22 करोड़ का सेल किया तो हमने 1600 करोड़ की बाइंग कर डाली। आज तो हमारे रिटेलर को कुछ करना ही नहीं पड़ा, उल्टा रिटेलर ने तो अपना माल बेचा। आज जो हम लोग क्लाइंट है उन्होंने अपना माल बेचा है कैश मार्केट में, लगभग लगभग 1575 करोड़ बेचा है हमने आज। तो इतने दिन से हम टेकल कर रहे थे, आज हमारे छोटे भाई डीआईज ने, मतलब हमारे छोटे मालिक बड़े मालिक को आज वाट लगा दी। ये हमारे छोटे मालिक है और ये बड़े मालिक लोग हैं बाहर के विदेशी। ये हमारे देश के मालिक लोग हैं, ये विदेशी मालिक लोग हैं। और क्लाइंट तो हम लोग होते हैं गरीब। तो आज हम गरीबों की कोई दरकार नहीं पड़ी। आज इन अमीरों की ताकत ख़त्म हो गई। 21 करोड़ पे आ गए, 22 करोड़ पे। और जो हमारे छोटे मालिक लोग हैं उन्होंने तो छक्का ही मार दिया। इनके 22 की जगह 1600 करोड़ की खरीदारी कर डाली भाई। तो आज हम गरीबों की कोई दरकार ही नहीं पड़ी। इंडेक्स फ्यूचर में तो एफआईज ने फिर भी 414 करोड़ की गोली मारी है, ऑप्शन में खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी 2100 करोड़ खरीद लिए। यानी कि आज अगर 2106 माइनस 21 यानी कि 2080 करोड़ की आज एफआईज ने खरीदारी की है। समझिएगा, स्टॉक फ्यूचर इज एज गुड एज कैश मार्केट। नेट में एफआईज ने अगर स्टॉक फ्यूचर 2100 करोड़ के खरीदे और 21 करोड़ का खाली सेलिंग किया है तो आज एफआईज ने 2080 करोड़ की बाइंग की है। ये मेरा स्टाइल है बताने का। चलिए, ये अच्छा पॉजिटिव है कल के लिए। अब आज ये बहुत लोग बजट बजट आपको करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको, देखिए मैं तो इतना जानकार नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ, मैंने इतनी इतनी चीज़ पढ़ाई की आज बजट बजट की, तो उसमें मुझे एक ही निचोड़ निकला। सॉरी, तो एक ही निचोड़ निकाला मैंने कि एफडीआई लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से 74% आ गई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 49% से 74% कर दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में। उसका बिल पास हो गया है। इसका मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा आएगा अच्छा खासा, क्योंकि उनकी लिमिट 49% से 74% कर दी है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लीडर कौन कौन है? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वगैरह, जो भी है, जो है, कौन सी है आप देख लीजिएगा। उनका भविष्य बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं तो ये इंश्योरेंस कंपनी में एक एक साल के लिए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इनमें एक एक साल के लिए पैसा डाल दीजिए, अच्छा पैसा बनेगा। मैं ये वादा करता हूँ आज बजट के दिन। ठीक है, अब आज ये बाकी की बजट की बातें भी दिखा देता हूँ। ये मिंट मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो मिंट में मैं थोड़ा आपको पढ़ा देता हूँ आपके फ़ायदे की बात। फिर मैं आपकी अपनी एनालिसिस की बात करूँगा। तो मिनट में क्या आया कि ये अच्छा बजट आया ऐसा बोला है। ठीक है, अब ये विनर्स कौन है? ईवी बैटरी मेकर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी मेकर्स है उसमें इन्होंने लिखा है कि बेनिफिशरीज जो होंगे वो एक्साइड इंडस्ट्री और अमर राजा होंगे। इसके अलावा भी है, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, तो आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको। ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि 400 वंदे भारत नाम की गुड्स ट्रेन चलेगी, आपको पता ही है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी फायदा मिलेगा इसमें। एलएनटी भी फायदेमंद रहेगा, जीएमआर भी फायदेमंद रहेगा, केएनआर कंस्ट्रक्शन भी फायदेमंद रहेगा, आईआरबी इंफ्रा को फायदा होगा, कंटेनर कॉरपोरेशन को फायदा होगा, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक को फायदा होगा। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, और आईआरसीटीसी को भी फायदा होगा। ठीक है, अब आ जाइए मेटल में। मेटल गवर्नमेंट 600 बिलियन रुपये एलोकेशन किया है पाइप्ड वाटर के लिए। 38 मिलियन होम्स में जाएगा ये पानी। तो 38 मिलियंस का मतलब, तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है ना, तो 38 इंटू 10 लाख, ठीक है, 380 लाख
इसमें क्या होगा, वेदांता को फ़ायदा होगा, इंडियन मेटल प्रोड्यूसर इंक्लूडिंग वेदांता, टाटा स्टील आज जंप मारा ही होगा, जेएसडब्ल्यू स्टील को फ़ायदा होगा, जिंदल स्टेनलेस को फ़ायदा होगा, और पाइप मेकर्स में जैन इरिगेशन भी है, उसको भी फ़ायदा होगा, केएसबी लिमिटेड को फ़ायदा होगा, किर्लोस्कर ब्रदर्स को फ़ायदा होगा। देखिए मैं तो यहाँ लिखी हुई बात बोल रहा हूँ। यार मेरा अकाउंट तो है ना, देखिए मैंने सब्सक्राइब कर रखा है भाई, 1799 दिया, यहाँ पे 1349 क्यों दिखता मालूम नहीं है, ठीक है। एनीवे उसके बाद इन्होंने सोलर के बारे में बोला है, तो सोलर में इन्होंने बोला है सुजलोन एनर्जी, टाटा पावर, अदानी इंटरप्राइज, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा आप, इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए लिखा है तो इन्होंने अल्ट्राटेक, अंबुजा, इनको फ़ायदा। टेल्को डाटा सेंटर, 5G के लिए ऑक्शन होगा तो टेल्को सेक्टर को फ़ायदा होगा, तो भारती एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, MTNL, HFCL, तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। डिजिटल फाइनेंस में आर इन इंडिया आर सेट टू गेन आफ्टर ट्यूजडेज बजट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग सच सर्विसेज, एक्सपांड करेगा इस, तो इसमें PB फिनटेक लिमिटेड और पेटीएम को भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ई क्लर्क्स को भी मिलेगा। तो पेटीएम का शेयर तो ऐसे भी पिटा हुआ, तो अब ले लीजिएगा, ठीक है। डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स में ये L&T को, भारत फोर्ज को, पारस। अब लूजर्स कौन कौन हो गए, स्टेट बैंक को लूजर में क्यों दिया, क्योंकि इंडिया एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो गवर्नमेंट जो PSU बैंक्स लोन देती है उनमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए इंडिया प्लान्स टू स्टार्ट ए डिजिटल करेंसी शिफ्टिंग द रूल्स फॉर ट्रेडिशनल बैंकिंग इन द कंट्री। तो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी, जो बैंक के पास जाते थे पैसा लेते थे, उससे फर्क पड़ जाएगा कि डिजिटल करेंसी से, एज इट ट्राइज टू कीप पेस विद द ग्लोबल मूव। तो अब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, तो बैंकों का थोड़ा वर्क कम हुआ, तो इस हिसाब से। लेकिन ये माइनस पॉइंट है, तो प्लस पॉइंट भी है कि यहाँ 7.5 करोड़ रुपया, 7.5 लाख करोड़, या इंग्लिश में बोलूँ तो 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स, सॉरी 7.5 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है, 1 ट्रिलियन में हिंदुस्तान का 1 लाख करोड़ होता है, तो 7.5 ट्रिलियन इस बार कैपेक्स में खर्चा होगा। कैपेक्स मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल। तो कैपेक्स क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसी जगह पैसा लगाती है जिनका फ्यूचर में यूज़ होगा। एक होता है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वेलफेयर में डालती है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, वो पैसा ऐसे ही चला जाता है, तो वो हो जाता है पॉपुलिस्ट बजट के काम में। गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, रोड 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा, तो ये गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपया आवंटन किया है, अच्छा खासा है। और इस साल के लिए खर्चा गवर्नमेंट ने सोचा है 39 लाख करोड़, उसमें से 7.5 लाख करोड़ इसको जाएगा, कैपेक्स को। तो इससे क्या होगा, अगर एयरपोर्ट्स बनेंगे, अगर रोड्स बनेंगे, तो जॉब्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों को टेंडर मिलेगा, पैसा का रोटेशन आएगा बाजार में, तो ये डेवलपमेंट का काम है। तो मुझे ये बजट, अगर मुझे कोई बोले कि नंबर दो इस बजट को, तो मैं 100 में से 84 दूंगा इसको। इन स्पाइट ऑफ सच 3 बैड ईयर्स ऑफ कोरोना, ये बजट बहुत अच्छा दिया है, और इसमें ज़्यादा वो किसानों को देने में ध्यान नहीं रखा है। मतलब पॉपुलिस्ट बजट होते हुए भी ये मार्केट को पसंद आने वाला बजट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कैपेक्स पे 7.5 लाख करोड़ का खर्चा एस्टिमेट किया है, और इन्होंने फिस्कल डेफिसिट को दरकिनार कर दिया एक बार, ताकि इन डेवलपमेंट आ सके, जॉब क्रिएट हो सके, उस पर ज़्यादा फोकस किया। तो मुझे ये बजट निफ्टी को 21,000 ले जाने वाला बजट दिखता है, 20 से 21,000।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीना, लेकिन जाएगा 20,000। अब ये लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैं इतना ख़राब नहीं मानता, फिर भी एक बार आप PSU बैंक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। क्रिप्टो प्लेयर्स को थोड़ा सा घाटा होगा, क्योंकि ये सब जो कॉइन DCX जिसमें वो रणवीर सिंह बहुत ऐड करता है, ये सबको घाटा होगा कि 30% टैक्स लगा दिया। कोयल एंड थर्मल पावर, लेकिन घाटा हुआ तो एक तरह से फ़ायदा भी हुआ। 30% जब टैक्स लगा दिया, तो गवर्नमेंट की भाषा में जब टैक्स लग जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है गवर्नमेंट कि इसको फिर लीगल करने वाले हैं, ठीक है। कोल एंड थर्मल पावर में अदानी इंटरप्राइज को ज़्यादा फायदा, कुछ नुकसान होगा, क्योंकि सोलर पावर पर ज़्यादा ध्यान गया रहा है। तो ये सब है। स्टेनलेस स्टील में जिंदल स्टेनलेस को, टाटा मेटालिक्स को घाटा, मारुति वगैरह को, तो ये लिख रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बजट समझा दिया। इनमें सबका बाप मुझे क्या लगता है, मैं दिखाता हूँ, माई रीड्स में दिखेगा मैंने क्या क्या पढ़े आज, वो इसमें दिख जाता है। तो मैंने क्या पढ़ा था मेन, अच्छा, GST कलेक्शन भी जनवरी 2022 का 1,41,लाख करोड़ का हुआ है, 1.41 लाख करोड़ का, बहुत ही जबरदस्त GST कलेक्शन, ठीक है। हाँ, ये शायद द मोस्ट इसमें था, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू, फिस्कल डेफिसिट के बारे में यही लिखा है। डिसइन्वेस्टमेंट का फिर भी 1.75 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग किया नेक्स्ट ईयर। हाँ, ये रहा, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंश्योरेंस कंपनीज टू 74% फ्रॉम करंट 49%. It also plans to launch a development financial institution DFI to finance Indian infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए एक नई इंस्टीट्यूशन लॉन्च होगी। जैसे पहले IFCI होती थी, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे DFI होगी डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और बैड बैंक्स का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये बैड बैंक्स होने से क्या होगा, ये जो PSU बैंक्स की बैलेंस शीट ऑटोमेटिक सुधरेगी। तो चलिए, ये सब हो गया, अब आ जाते हैं एक एक काम पे। तो ये मैंने आपको दिखाया, अब आ जाते हैं हम लोग विक्स पे। विक्स आज आपको पता है, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन काफ़ी दिन से ड्रॉ कर रखा था। इस ट्रेंड लाइन का ऊपर नीचे का मैंने कहानी बता रखा था आपको, ठीक है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के, तो देखिए एक सिंगल क्लोजिंग बहुत 4-5 दिन पहले आई थी, उसके बाद एक बार भी इस लाइन, तो कल भी देखिए, कल भी विक्स ऊपर गया था तो इस लाइन के नीचे ही रहा, और आज भी इस लाइन पे टॉप बना के काफ़ी नीचे आ गया। तो ये ब्रेकआउट नहीं आ रहा, इसका मतलब मार्केट अच्छा खासा तेज होने वाला है, ये समझ जाइए। विक्स ने खाली एक कैंडल इसके ऊपर निकाली, उसके बाद अगली कैंडल विप शो करके नीचे ला दी, और उसके बाद सारी कैंडल्स इस लाइन के ऊपर नीचे लाई। ये लाइन कहाँ से लाया, मैं यहाँ से लाया, इस लाइन से इस लाइन को टच किया। तो विक्स का भी चार्ट मैं स्टडी किया हूँ, ठीक है। तो ये भी कॉन्फिडेंट हो रखा है। अब आ जाते हैं हमारा एक वीकली चार्ट जो मैंने बताया था, जिससे मैं 20-500 वो कहानी बताया था आपको, उसकी कहानी में यहाँ देखिए, ये लोअर लाइन का नीचे वाला हिस्सा जो मैंने समझाया था, अब ऊपर वाला हिस्सा छुएगा। तो या तो अगर इस वीक में ही छूता है इसको, तो इस वीक में तो इसको 18,300 तक जाने की उम्मीद है, इस वीक में ही। लेकिन अगर अगली वीक में छूता है, इस वीक की जगह अगली वीक में ये फिगर आ जाता है 18,280 के करीब,
तो मार्केट यहाँ तक तो जाके रहेगा, आप मान के चलिए, कुछ भी हो जाए। क्यों? मैंने आपको समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। मैंने ये समझाया था कि नहीं आपको, कि पहले ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे इस लाइन पे नीचे आया, फिर से ऐसे बढ़ा, इस लाइन को ऊपर छुआ, फिर से इस लाइन के नीचे एकदम लो बनाया। अब या तो यहाँ छुएगा या फिर अगली वीक में यहाँ छुएगा। यहाँ छुआ तो 18,300, यहाँ छुआ तो 18,280। ठीक है। उसके बाद एक करेक्शन देके लोगों को लगेगा वापस से नीचे छूने आ रहा है, लेकिन यहीं कहीं से घुमा देगा, और इसको इस बार जब क्रॉस करेगा 18,300 या 200 को, तो उसके बाद 2,500 पॉइंट की तेजी हो रहेगी। और या फिर जब इसको छू के नीचे आएगा और इसको काट देगा, यहाँ आके इसको भी काट देगा, तो 2,500 पॉइंट की मंदी आएगी 14,500 के लिए। तो यहाँ तक के लिए तो आप सफिशिएंट रहिए, आगे के मूव में आगे बताते रहूँगा आपको। 18,200 के लिए आप निश्चिंत रहिए अगले वीक तक। ठीक है, समझ में आया आपको? ये सब मैंने एडवांस में बना रखा था, आपको याद होगा। याद है ना आपको? ये मैंने दिखाया था कि नहीं आपको, सिमेट्रिकल ट्रायंगल याद आ गया? अब दूसरा दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको मैंने वेज दिखाया था, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट, ये भी आपको याद आ जाएगा। मैंने पॉसिबल टारगेट कितना बताया था, 41,250। तो यहाँ ब्रेकआउट आया था। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट जंक्चर पे आ गया। अगर 38,900 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो बस, और फिर कोई रुकावट नहीं, सीधा 41,250 का टारगेट ले लीजिए। 38,900 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, बस एक क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर 38,900 के ऊपर। ठीक है, ये स्टडी भी समझ में आई आपको? दूसरी फिर और क्या थी अपने पास, ये भी देख लेते क्या है। हाँ, यहाँ पे भी देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा मामला दिखा रहा भाई। चलिए, अभी इसकी बात नहीं करेंगे आज। इतना बड़ी तेजी बोल दूंगा तो अभी सब घबरा जाएंगे। हाँ, ये आपको याद आ गया होगा। अब ये भी इसका इशारा यहीं पे जा रहा है, 18,000, ये परफेक्ट आ रहा है। 18,057 यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। देखिए ऐसे ही जा रहा कि नहीं। मैंने दो एरो बनाए थे, अगर इसके नीचे अंदर क्लोज करने लग जाएगा तो ये आएगा, और इसके ऊपर रह गया तो ऊपर रह गया। 3 दिन हो गए इसके ऊपर, अब तो इसको ही छुएगा, इस लाइन को। समझ में आया? ये लाइन को छुएगा तो 18,060, 18,050 तो आना ही आना है। ठीक है, ये स्टडी भी आपको याद होगी, समझाऊं इसको? चलिए, ये देखिए, मैंने एक अलग से बीच में एक एंगल बनाया था, एक चैनल बनाया था। इस चैनल के नीचे आ गया था, तो जैसा यहाँ पे भी नीचे आया तो 600 पॉइंट की गिरावट आई थी। ठीक है, यहाँ पे भी 600 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आई और रिवर्सल किया, तो वापस से इस चैनल के अंदर एक भी क्लोजिंग नहीं दिया। देखिए, इस रेड लाइन के नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं दिया। इस गिरावट में इस रेड लाइन के लिए, इस वाले चैनल के एक भी नीचे क्लोज नहीं किया, सब ऊपर किया। तो इसीलिए स्ट्रांग था, मुझे लग रहा था 18,000 ही जाएगा। अगर इसके अंदर 2-3 कैंडल क्लोज हो जाती, इस लाइन के अंदर, इस रेड लाइन के अंदर जो ऊपर से आ रही है, तो हम यहाँ के लिए टारगेट लेते। इसीलिए मैं आपको जब 16,600 भी आया, सॉरी 16,836 भी आया, तो मैंने खुला दावा किया था कि 18,000 ही मेरा टारगेट है, वो भी 4 तारीख तक। चले तारीख 4 की जगह 7 हो जाए यार, और क्या होगा, है कि नहीं? लेकिन आपको इस समय अकेला सकता यूट्यूब में जो एकदम सीना चौड़ा करके बोल रहा था 18,000, मार दीजिएगा अपने अपने घर पे ताली इस बात पे। क्यों?
मुझे पता था कि इस रेड लाइन के नीचे क्लोज नहीं आया, ये वाली रेड लाइन जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी 18,604 और 18,210 को टच करके जो बनाई थी। अब आया समझ में? अब यहां तक तो जाना तय है, मतलब तय है, ठीक है। चलिए काफी स्टडी दिखा दिया, अब सीधे आते हैं हम लोग नॉर्मल चार्ट पे। अब इसको बंद कर देते हैं, इसका काम थई गयो। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं, 2 दिन बीत चुके हैं। तो वीकली चार्ट में भी मैं आपको एक एनालिसिस दिखाऊंगा अभी। अब वीकली में भी एक ब्रेकआउट आ चुका है, जैसा मैंने अभी डेली में दिखाया बैंक निफ्टी में। ये देखिए, इस टॉप से मैं इस टॉप को छूता हूं तो आप देखो कितना बढ़िया बना ये टॉप, ये टॉप भी टच हुआ, ये टॉप भी टच हुआ और ये टॉप भी टच हुआ, लेकिन ये वाला टॉप आज वाला क्लोजिंग ऊपर निकल गया, ब्रेकआउट आ गया। अब ये ब्रेकआउट नियम से क्या टारगेट बना रहा है वो भी बता देता हूं। इसको जोड़ लीजिए आप, इससे इसका कितना डिफरेंस है उतना ऊपर जाएगा। इसका कितना है लो, 34,018 और ये हाई कितना है 38,800, 4,800 पॉइंट। इस पॉइंट से हम गिनेंगे, बाप रे बाप, 38,000 प्लस 4,800, 42,800 का टारगेट दिखा रहा है ये वीकली चार्ट। वीकली चार्ट क्यों दिखा रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसको बनने में कितना वीक लगा, 3 2 5 3 8 2 10 2 12 15 वीक में ये काम हुआ है। तो 15 वीक का 8 वीक में आपको 42,800 बैंक निफ्टी जा सकता है इन 8 वीक्स। तो मार्च तक समझ लीजिए, मार्च एंड तक 42,800 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। और वीकली में ब्रेकआउट आया, आप समझ जाएंगे। अब आज ये वीकली निफ्टी का भी देख लेते हैं, लेकिन अभी वीक खत्म नहीं हुआ, हो सकता है वापस से नीचे ला दे। मैं अभी का बता रहा हूँ, अभी वीकली कैंडल तो शुक्रवार को डिसाइड होगी ना, फ्राइडे को। तो अभी राजी मत होइए, फ्राइडे तक अगर मामला ऊपर रहे तब। इसका वीकली भी देख लेते हैं हम लोग, निफ्टी का भी। निफ्टी वीकली में एक गड़बड़ क्या दिखा रही है मैं बता रहा हूं। अगर इसको ले लूं मैं तो अभी भी ये रेजिस्टेंस बता रहा है। इस वीक में जब तक ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, वीकली क्लोजिंग, कौन सा लेवल है ये 17,680 के ऊपर हमको वीकली क्लोजिंग चाहिए। तो फिर इसमें भी एक ब्रेकआउट आप लिख ले लीजिएगा 17,680 के ऊपर, या 706 ही समझ लीजिए जो मैंने अभी बताया था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले अभी भी कमजोर है, लेकिन अब उतनी कमजोर नहीं है क्योंकि आज इसने सारी ईएमएस के ऊपर क्लोज किया डेली में, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कहना है थोड़ा सा फोकस बैंक निफ्टी पर रखिए, लेकिन जो एक खबर जो आपको दिखाई बजट में, जो डिजिटलाइज कर रहे हैं करेंसी को, तो उससे थोड़ा सा बैंकों पे एक निगेटिव इम्पैक्ट हल्का सा आता है, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है। बाकी बैंकों को बहुत सारे फायदे होंगे क्योंकि और नए नए लोन इनको बांटने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के जितना डेवलपमेंट होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग में 48,000 करोड़ का पीएम क्या योजना में दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं और बजट को मैं 80+ देता हूँ मार्क्स। तो आई एम पॉजिटिव। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक्स मैं तो 2 ही मांगता हूँ, आप 3 दे देना। लव यू ऑल। जय जिनेंद्र, जय